नमस्कार दोस्तों। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो गाज गिरी है रखाइन आर्मी की, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो भारत में भारी मात्रा में म्यांमार से बचने के लिए, म्यांमार में जो उनके साथ हिंसा हो रही है उससे बचने के लिए आ रहे हैं, भारत उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? क्या भारत ने रेफ्यूजीज़ कन्वेंशन 1951 पर हस्ताक्षर किया है? साथ ही साथ अभी स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, हाल ही में म्यांमार की सैन्य सरकार ने जातीय सशस्त्र समूह अराकन आर्मी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें उसने रखाइन राज्य के बाइन फ्यू गाँव में 76 ग्रामीणों की हत्या की थी। ये देखो म्यांमार है, म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है यहाँ पे है, और यहीं पे हमने सितवे पोर्ट लेके रखा है। भारत का सितवे पोर्ट भी यही है, जिसको कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स यहीं से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रखाइन आर्मी ने उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने की जिम्मेदारी ली है। यहाँ पे जो रखाइन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो आक्रोश है, रखाइन आर्मी ने कभी उसे छुपाया नहीं है, जिसकी वजह से ये बेचारे बांग्लादेश और भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत के पास अपना खुद का एक रेफ्यूजी स्टेटस का अच्छा खासा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही हमारी। हमने टिबेटन बुद्धिस्ट से लेके साथ ही साथ हमने बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट किया है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है कि संसाधन पे असर पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इसलिए हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। म्यांमार थाईलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लाओस के साथ करता है, चाइना के साथ करता है और भारत के साथ करता है। म्यांमार के सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल ने कहा है कि सैनिकों ने अराकन सेना के सदस्यों की तलाश के लिए गांव में प्रवेश किया और पूछताछ के लिए लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया था। उन्होंने कहा कि बंदूक छीनने का प्रयास करते समय 3 संदिग्धों को गोली मार दी गई, ये उनका कहना है, लेकिन उन्होंने किसी सामूहिक हत्या से इनकार कर दिया। अराकन सेना ने यह कहा कि लगभग 170 सैनिकों ने सशस्त्र सहयोगियों के साथ मिलकर गाँव के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 76 लोगों की हत्या कर दी और बंदियों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार भी किया है। मतलब अराकन आर्मी की वैसे ये बात छुपी कभी नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने रखाइन में नई हिंसा पर चिंता व्यक्त कर दी है तथा सैन्य एवं जातीय सशस्त्र समूहों द्वारा रोहिंग्या नागरिकों पर हमले की चेतावनी दी है। रोहिंग्या जो कई पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं, उन्हें भारी मात्रा में हिंसा झेलनी पड़ रही है और अक्सर नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से वंचित उन्हें रखा गया। उन्हें कभी भी इसका पार्ट म्यांमार में सिटीजनशिप या नागरिकता का अधिकार दिया ही नहीं गया है। रखाइन में चल रहे संघर्ष ने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नए सिरे से हिंसा की आशंका पैदा कर दी है कि शायद फिर से यहाँ पे एक बहुत भारी मात्रा में हिंसा होने वाली है और भारी मात्रा में रेफ्यूजीज भी हमारे देश में आने वाले हैं। इसके कारण 7,40,000 लोगों को बांग्लादेश भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखो, ये है रखाइन स्टेट, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट बॉर्डर इसका इंडिया और बांग्लादेश के साथ ही है। बाकी इधर तो है ही नहीं, यहाँ पे किसी भी तरह से और किसी एरिया में जा नहीं सकते हैं। और रखाइन स्टेट रेगुलरली मिलिटेंट्स के कब्ज़े में रह रहा है, जिसकी वजह से भारत यहाँ पे सितवे पोर्ट ठीक से डेवलप भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एक द्वीप है जिसको बनाया गया है ज़बरदस्ती रोहिंग्या मुस्लिम्स को बेसिकली वहाँ पे ट्रांसलोकेट करने के लिए। क्या आप मुझे इस आइलैंड का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य, जिसे अराकन भी कहा जाता है, इसके मूल निवासी, इसका नाम अराकन योमा से है। अराकन योमा हमें पता ही है कि पूर्वांचल हिमालय है, उसी का अराकन योमा एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अराकन नाम है इसका, ठीक है। उन्हें मुस्लिम्स इंडो आर्यन के रूप में एक समूह में रखा गया है जो कि पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक आप्रवासियों का एक संयोजन है, ठीक है। और ये 15वीं शताब्दी से यहाँ बसे हुए हैं म्यांमार में। फिर हालांकि म्यांमार सरकार के अनुसार वे अवैध अप्रवासी हैं, बर्मा की स्वतंत्रता और बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम के बाद रखाइन में आकर बस गए। मतलब एक कह रहे हैं कि हम 15वीं शताब्दी से हैं और एक तरफ रखाइन वहाँ पे म्यांमार की जो जनता है, मिलिट्री जनता है, वो ये कह रही है कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये 15वीं शताब्दी से नहीं आए हुए हैं। वे विश्व के सबसे अधिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में से एक हैं जो संगठित नरसंहार के शिकार हुए हैं। म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है, मतलब म्यांमार में ज़्यादातर कौन मिलेंगे? बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे। और ये वो कहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो अवैध रूप से आए हैं, अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमान हैं। दरअसल बौद्धों का ये मानना है कि बांग्लादेश से भाग कर आए रोहिंग्या को वापस
वहीं वापस चले जाना चाहिए। रोहिंग्याओं और बुद्धों के बीच में छिटपुट टकराव को हवा मिली। 2012 में रखाइन प्रांत में हुए भीषण दंगों में लगभग 200 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान थे। ये दंगे तब शुरू हुए जब एक बौद्ध महिला के बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और इसका इल्ज़ाम 3 रोहिंग्याओं पर लगाया गया। इसके बाद तो अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच कई बार हिंसक टकराव हुए। फिर 2012 में रखाइन राज्य में दंगे हुए, 2015 में रोहिंग्या संकट तथा 2016-17 में सैन्य कार्रवाई हुई। मतलब वहाँ पे फिर गांव में घुस घुस के भगाने लगे इन लोगों को। फिर आते हैं हम म्यांमार के साथ, हमारा जो बॉर्डर है वो देखने के लिए। हम 4 राज्यों के साथ, म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर के साथ, नागालैंड 215, मणिपुर 398 और मिजोरम 510, यानी टोटल जो हमारी बाउंड्री है वो 1643 किलोमीटर की है इंडिया म्यांमार के साथ। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या इंडिया कौन सा राज्य है जिसके साथ म्यांमार सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जाननी ज़रूरी है कि इससे पहले हमारे पास यहाँ पे फ्री बॉर्डर मूवमेंट था, यानी कि कुछ समय पहले आपने देखा ही होगा कि मणिपुर में किस प्रकार से भीषण दंगे हुए और मणिपुर में दंगों की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक मैतीज़ और नागाज़ के बीच में दुश्मनी चल रही है और ये ऐसा माना जाता है कि म्यांमार से बहुत लोग अवैध रूप से मणिपुर में बस गए हैं और उन्होंने ही दंगे भड़काए हैं। इसी वजह से ये पूरा जो बॉर्डर है 1643 किलोमीटर का हम फेंस कर रहे हैं, नहीं तो हमने शुरू कर दी थी ऐसी स्कीम जिसमें फ्री मूवमेंट हो रहा था। बात ये है ना कि ये जो पूरा एरिया है ये अच्छे से डिमार्केटेड नहीं है, यानी कि यहाँ के लोग जो ट्राइबल्स है, बेसिकली ये ट्राइब का एरिया है, यहाँ आदिवासी रहते हैं। तो यहाँ जो ट्राइबल या आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के लोग फैमिली बॉन्ड्स जानते हैं, तो कभी इधर हो जाते कभी उधर हो जाते हैं। तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी मूवमेंट की। रिसेंटली बोल दिया गया वीज़ा की भी आवश्यकता पड़ेगी, ऊपर से फेंसिंग भी करेंगे हम बॉर्डर की। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। म्यांमार की सरकार जातीय अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से अलग थलग कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप हजारों रोहिंग्या लोग जर्जर नावों यानी कि अपने मन से नाव बेचारे जो बना लेते हैं द्वारा बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी पलायन कर रहे हैं। मतलब सिर्फ भारत और बांग्लादेश नहीं, बेचारे अपने नाव बना के में भी पलायन कर रहे हैं। भारत में इनकी कुल संख्या 10 से 12 हज़ार बताई जाती है। हालांकि गृह मंत्रालय के पास जो अन्य आंकड़े मौजूद है उनके अनुसार माना जा रहा है कि संख्या लगभग 40,000 है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के अलावा जम्मू, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर में भी रोहिंग्या मुसलमान पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे वो बस चुके हैं अब, ठीक है। अगर बात करें भारत की सरकार किस प्रकार से इनको देखती है, किस दृष्टिकोण से देखती है, क्योंकि हमने तिब्बती बुद्धों को अपने यहाँ बसा के रखा है, तो भारत का रुख इनकी तरफ कैसा है। भारत में रोहिंग्याओं के अवैध अप्रवास की निरंतरता और उनके भारत में रहने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हमें पता है कि ये इनकी नागरिकता बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, क्या सच में ये बांग्लादेशी, हमें अभी तक नहीं पता, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम किसी को क्यों अपने घर में रखें, ये भारत सरकार का कहना है। या उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों को प्रभावित करते हैं। ऑफ कोर्स जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में रेफ्यूजी देखें तब आपको लगेगा कि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, क्योंकि भारत सबसे जनसंख्या में ऊपर है। इनको भी ऐड कर लीजिएगा अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, जनसंख्या और बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि गैर कानूनी तौर पर रह रहे 40,000 रोहिंग्या देश से बाहर निकाले जाएंगे, क्योंकि देश में अलग अलग जगहों पर रह रहे रोहिंग्या अब समस्या बनते जा रहे हैं। अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाना और उन्हें वापस भेज देना निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है। गृह मंत्रालय विदेश अधिनियम 1946 यानी कि विदेशी अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3 क्लॉज 2 के तहत अवैध विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। पर हमने नागरिकता कानून जो अभी हमारा 2019 का आया है, उसके अंतर्गत हम सिटीजनशिप दे रहे हैं। सिटीजनशिप हम सिर्फ उनको दे रहे हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। ये हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं और पारसी हैं। मतलब हम जिनको अपने यहाँ अल्पसंख्यक मानते हैं वो तो हैं, पर मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमान को माना जाता है कि ये अपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित नहीं किए जाते हैं। पर यहाँ पे अहमदिया मुस्लिम जो पाकिस्तान से आते हैं और रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार से आते हैं, उनके लिए क्वेश्चन जरूर उठा था। तभी हम नागरिकता कानून को इतना ज़्यादा इसके ऊपर चिल्लम-चिल्ली हो रही थी कि ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता के विपरीत है, चल रहा है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी
संधि 1951 की, क्या भारत इसका हस्ताक्षर करता है? देखते हैं। यह तो एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें शरणार्थी की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षरकर्ता देश की शरणार्थियों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं वो प्रावधान दिए गए हैं। यह संधि युद्ध अपराधियों, आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देती है। ठीक है, यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्धता या पृथक राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न तथा अपना देश छोड़ने को मजबूर लोगों को के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। यह संधि वर्ष 1948 की मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 14 से प्रेरित है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि यही सारी चीजें ना यूपीएससी पकड़ लेता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है। यूडीएचआर किसी अन्य देश में पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार प्रदान करती है। वर्ष 1967 का प्रोटोकॉल सभी देशों के शरणार्थियों को शामिल करता है। इससे पूर्व वर्ष 1951 में की गई संधि सिर्फ यूरोप के शरणार्थियों के लिए ही शामिल थी। भारत इस संधि या अभिसमय का पक्षकार नहीं है और हम नहीं हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इस संधि की गाइडलाइंस लागू नहीं होती। हमारा मन हम जिसको चाहे शरण दे, हमारा अगर मन नहीं होगा, अगर हमें लग रहा है कि अवैध रूप से ये हमारे यहाँ दिक्कतें क्रिएट कर रहे तो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। भारत म्यांमार के संबंध एक सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक रहे हैं। लंबा इतिहास रहा है। भगवान बुद्ध की भूमि बहुत बड़ी है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट किया बुद्धिज़्म, फिर बाकी जगह फैला। और भारत और म्यांमार दोनों 1935 तक औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे। स्वतंत्रता के बाद 1937 में हम अलग हो गए थे। भारत और म्यांमार ने 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया। 1987 में प्रधानमंत्री की यात्रा ने भारत और म्यांमार के बीच मजबूत संबंध बनाए। 2014 में म्यांमार भारत की पड़ोस पहली नीति का पार्ट बना, इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर साउथ ईस्ट एशिया जाना है तो हमको म्यांमार से होते हुए जाना है, क्योंकि चाइना से हमारे कोई भी लेना देना नहीं है। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी भौगोलिक भूमि सीमा साझा करता है। भारत ने चीन प्रधान क्याओटू बंदरगाह का मुकाबला करने के लिए यहाँ पे सितवे भी बनाया है। म्यांमार भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार में अगर शांति बनी रहेगी तो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें भी शांति बनी रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत म्यांमार में हाल ही में सैन्य तख्ता पलट के कारण भारत के लिए अपने सामरिक और आर्थिक हितों को लोकतांत्रिक निगाहों से देखना होगा। देखो बात यह है ना कि अभी हम म्यांमार की जनता डेमोक्रेटिक वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया और मिलिट्री जनता वहाँ पर रूल कर रही है। पर हम मिलिट्री जनता के साथ मुंह नहीं फुला के बैठ सकते, क्योंकि अगर हमको इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में खत्म करनी है तो हमको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रोहिंग्या मुद्दा के बारे में बात करें तो भारत में रोहिंग्याओं के प्रवास से भारत के आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन की समस्या उत्पन्न हुई, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद म्यांमार चीन सीमा, म्यांमार में सक्रिय स्थानीय सशस्त्र अलगाववादी समूह हैं, जिसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करके लाया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा को हानि हो सकती है। यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। भारत म्यांमार सीमा पर पुलिस की कम निगरानी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आतंकवादी रोहिंग्या मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग फ़ायदा उठा सकते हैं। मुक्त आवागमन व्यवस्था की बात करें तो यह इसका उपयोग आतंकवादियों और सीमा पार अपराधियों द्वारा हथियारों, प्रतिबंधित वस्तुओं और जाली भारतीय मुद्रा के अवैध परिवहन के लिए किया गया था, तभी अब ये बंद हो रही है। चीन का भी काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि चीन म्यांमार में सबसे बड़ा निवेशक है, इसीलिए हम म्यांमार से मुंह नहीं फुला सकते। चीन ने म्यांमार में न केवल आर्थिक संबंधों और व्यापार के जरिए बल्कि सॉफ्ट पावर का भी लाभ उठाया है। सॉफ्ट पावर वो पावर होती है जो कल्चर को आपके इन्फ्लुएंस करना चाहती है, तो सॉफ्ट पावर का भी काफ़ी हाथ है इसमें। चलो, रोहिंग्या समस्या क्या है, या भारत की विदेशी नीति और आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, यह आपको मुझे बताना होगा इन जस्ट 100 वर्ड्स। क्वेश्चन देख लो। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 के संदर्भ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें शरणार्थी की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षरकर्ता देश की शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारियों को किससे संबंधित प्रावधान शामिल करता है। यह संधि युद्ध अपराधियों, आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को शरणार्थी के रूप में मान्यता देती है। कितने कथन सत्य हैं आप मुझे बताइएगा। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं उन बच्चों का नाम ले लूँ जिन्होंने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नाम लिया जाए, दैट इज़ वाई। हाँ, तो हिमांशु ने सही आंसर दिया था, थैंक यू सो मच। कर्तव्य M2 एजुकेशन ने सही आंसर दिया था। फिर गार्गी ने सही आंसर दिया था, संजय ने दिया था। फिर उसके बाद हाँ,
गोकुल ने सही आंसर दिया था। इतने लोगों ने सही आंसर दिया था कल के क्वेश्चन में। इसको अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे अपडेटेड।